शीतलगढ़ में ठंड सिर्फ मौसम नहीं, मौत बनकर आती थी। इस साल कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था, और उस कोहरे में कुछ और भी था, एक खौफ जो हवा से ज्यादा ठंडा था। हाँ, आज तो भैया बहुत ही ठंड हो रही है। चलो, मैंने तो इतनी लकड़ियां काट ली है कि 2 दिन काम चल जाएगा। यदि ऐसे ही ठंड पड़ती रही तो सब कुछ जमकर बर्फ बन जाएगा। संतोष जंगल से आ ही रहा होता है, तभी उसे घने कोहरे में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये किसकी आवाज है? संतोष आसपास देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है, पर दोबारा वही आवाज आती है। अरे दोबारा वही आवाज, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ कोई मुसीबत में है? संतोष जैसे ही आगे बढ़ता है ये देखने के लिए, अचानक दंग रह जाता है। अरे ये तो एक जानवर, ना जानवर नहीं, ये तो एक पिशाच है। बचाओ बचाओ। संतोष वहां से भाग लगाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। संतोष डरकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी अचानक वहां चारों ओर तेज और घना कोहरा छा जाता है। अरे ये इतना कोहरा अचानक कहां से आ गया? बचाओ बचाओ। वो पिशाच संतोष को मार देता है और अचानक गायब हो जाता है। इधर एक झोपड़ी के अंदर बूढ़ा महेश अपने फटी हुई रजाई में चिंटू को लपेटने की कोशिश कर रहा था। चिंटू का बदन तप रहा था, लेकिन हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। दा बहुत ठंड लग रही है, आग जला दो ना। महेश ने चूल्हे की तरफ देखा, वो खाली था। राख ठंडी हो चुकी थी। घर में एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं बचा था जिससे वो आग जला सके। बस थोड़ा सब्र कर बेटा, सुबह होते ही मैं जंगल से लकड़ी लाऊंगा, बहुत सारी लकड़ी। हम एक बड़ा अलाव जलाएंगे। जंगल? पर दादाजी, लोग कहते हैं वहां उस जंगल में वो खूनी पिशाच रहता है जो लोगों का खून पीता है। वो अमीरों की कहानियां हैं बेटा, हम गरीबों को जानवर नहीं, ये ठंड मारती है। तू सो जा। महेश जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। वो कोई कहानी नहीं था। कल ही गांव के 2 पहरेदार गायब हो गए थे, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। लकड़ी नहीं मिली तो चिंटू सुबह तक नहीं बचेगा। अरे ये क्या, संतोष को किसने मार दिया? पता नहीं चाचा जी, मैं जंगल जा रहा था तो रास्ते में मुझे इसकी लाश पड़ी मिली। मैंने आसपास देखा पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। हो सकता है इसको किसी जानवर ने मार दिया हो। नहीं, ये मुझे किसी जानवर का काम नहीं लगता। अवश्य इसे किसी और ने मारा है। इतने में गांव का सेठ धनपत अपने कुछ साथियों के साथ वहां आ जाता है। अरे भाई, क्या बात है? तुम लोगों ने यहाँ कैसी भीड़ लगाई हुई है? क्या हुआ है? इतने में सेठ धनपत की नजर संतोष के मृतक शरीर पर पड़ जाती है। अरे ये क्या? ये तो संतोष है, अपने गांव का लकड़हारा। इसको किसने मार दिया? पता नहीं सेठ जी, जंगल में हमें इसका मृतक शरीर मिला और इससे पहले भी गांव के 2 पहरेदार रहस्यमयी तरीके से मर चुके हैं। हो ना हो अवश्य ही जंगल में कोई है जो लोगों को मार रहा है। अरे हाँ, जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोगों में भ्रम पैदा मत करो। इसे किसी जानवर ने मार दिया होगा। और वैसे भी जंगल में जंगली जानवरों के सिवा कौन रहता है? हाँ बताओ भला। हाँ सेठ जी,
आप बात तो ठीक कह रहे हैं, पर इसका मृतक शरीर देखकर ऐसा नहीं लगता है जैसे इसे किसी साधारण जानवर ने मारा है। मुझे तो ये काम उसी कोहरे में रहने वाले जानवर का लगता है जो अधिक ठंड होने पर कोहरे का सहारा लेकर केवल रात्रि में निकलता है और लोगों पर हमला कर उन्हें मार देता है। अरे हाँ, जानवर। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे जंगल में। तुम लोग तो खामखा एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हो। मैं शहर ही जा रहा हूँ और उसी जंगल के रास्ते से ही जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। सेठ धनपत उन गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं करता है और वहां से चला जाता है। अब सेठ धनपत उसी जंगल के रास्ते से शहर की ओर जा रहा होता है अपने 2 अंगरक्षक के साथ। कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता भी धुंधला दिखाई दे रहा था। अरे और तेज चलाओ, हमें रात होने से पहले शहर पहुंचना है। पर ये मनहूस कोहरा तो बढ़ता ही जा रहा है। तभी अचानक बैलगाड़ी चलते चलते रुक जाती है। अरे ये क्या, ये बैलगाड़ी कैसे रुक गई? क्या हुआ? सेठ जी, बैलों ने चलना बंद कर दिया है। वे डर रहे हैं। डर रहे हैं? चाबुक मारो सालों को और आगे बढ़ाओ। यहाँ बीच जंगल में इस समय रुकना खतरे से खाली नहीं है। जंगल से कोई भी जंगली जानवर निकलकर हम पर हमला कर सकता है। तभी जंगल की खामोशी में एक आवाज गूंजती है। अरे ये क्या? ये तो किसी जानवर के गुर्राने की आवाज लगती है। देखो कौन है आसपास। अरे ये क्या? कौन है वहाँ? सामने आओ। अबे यहाँ खड़ा खड़ा क्या चिल्ला रहा है? कौन है? थोड़ा आगे बढ़कर देख कौन है। जैसे ही वो अंगरक्षक थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक कोहरे के अंदर से 2 लाल आंखें चमकती हैं। अरे ये कौन हंस रहा है? कौन है? कौन है? सामने आओ। वो अंगरक्षक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने वही भयानक कोहरे का पिशाच खड़ा होता है। वो इंसान का चेहरा था, लेकिन त्वचा मरे हुए इंसान जैसी नीली सफेद थी। उसके मुंह में लंबे सुई जैसे दांत थे और नाखून खंजर जैसे बड़े। वो एक पिशाच था। बचाओ बचाओ। अचानक वो पिशाच उस अंगरक्षक को खींच लेता है और वो कोहरे में गायब हो जाता है। ये क्या सेठ जी? कलुआ को तो वो जानवर नहीं पिशाच ले गया। क्या? पिशाच? इससे पहले सेठ धनपत कुछ समझ पाता, वो पिशाच उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देख उसका अंगरक्षक बल्लू वहां से भाग जाता है। हे भगवान, ये क्या? गरम खून। नहीं, मुझे मत मारना। मैं तुम्हें बहुत सारा सोना धन सब कुछ दे दूंगा। मुझे छोड़ दो। पिशाच ने सेठ का पैर पकड़ा और उसे खींचने लगा। कोहरे में सेठ की चीख सिर्फ एक पल के लिए गूंजी और फिर सन्नाटा। इधर सेठ धनपत का अंगरक्षक बल्लू चिल्लाते हुए तेजी से गांव की ओर भाग रहा होता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो गांव वालों। उसकी आवाज सुनकर कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं। अरे बल्लू, क्या बात है? काहे चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? अरे वो वहां जंगल में एक भयानक पिशाच है। उसने सेठ जी को मार दिया और साथ ही साथ कलुआ को भी। वो बहुत खतरनाक है। वो सबको मार देगा। क्या? एक पिशाच? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ये सही कह रहा है। वो कोई कहानियां नहीं है। जंगल में सच में एक पिशाच है, कोहरे का पिशाच, जो अधिक ठंड पड़ने पर कोहरे का सहारा लेकर लोगों को मारता है।
अभी तक जितनी भी लोग मरे हैं उनको उसी कोहरे के जानवर पिशाच ने ही मारा है। हाँ चाचा जी, आप ठीक कह रहे हो। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो बहुत भयानक है। इससे पहले वो हम सबको मार दे, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तुम घबराओ मत बल्लू, इससे पहले वो हमें मारे, हम सब मिलकर आज उसका ही अंत कर देंगे। चलो और बताओ, तुमने उसे कहाँ देखा? हाँ भैया, चलो चलो मेरे साथ। अब गांव के कुछ लोग अपने हाथों में मशाले लेकर उसके साथ जंगल की ओर जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद यही है वो स्थान। वे लोग आसपास देखते हैं, पर उन्हें ना तो वहाँ कोई पिशाच दिखाई देता है और ना ही किसी का मृतक शरीर। अरे ये क्या? अभी उस पिशाच ने सेठ जी और कलुआ को इसी स्थान पर मेरी आंखों के सामने मारा था, पर उनकी लाश। मुझे लगता है वो उनको अपने साथ ले गया। तो वो पिशाच अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा चाचा जी। इससे पहले अब कोई और उसका शिकार बने, हम ही उसे खोज कर मार देते हैं। तभी अचानक चारों ओर गहरा और घना कोहरा छाने लगता है। नहीं, अभी हमारा जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। कोहरा बढ़ रहा है और वो कोहरे का जानवर पिशाच है, हम पर कहीं से भी हमला कर सकता है। अभी हमारा जंगल के अंदर जाने का अर्थ होगा अपनी मौत को स्वयं दावत देना। मेरा सुझाव है अभी हमारा यहाँ से लौट जाना ही उचित होगा। हाँ चाचा जी, आप ठीक कहते हैं। इससे पहले वो जानवर पिशाच यहाँ आ जाए और हम सबको भी मार दे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वे सारे लोग उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान लेते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। क्या बात है बेटा, तुम सारे लोग यहाँ कैसे खड़े हो? क्या कुछ हो गया है गांव में? अरे बूढ़ी अम्मा, हमारे गांव के जंगल में एक पिशाच है जो गांव के लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है, जिसने अब तक 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। क्या? एक पिशाच? हे भगवान, अब ये क्या? एक और नई मुसीबत हमारे गांव पर आ गई है। हम तो पहले से ही इस ठंड की मार झेल रहे हैं। माँ जी, ठंड इतनी पड़ रही है कि बिना आग के रहना असंभव है, और जंगल से लकड़ियां लाने का अर्थ है मौत के मुंह में जाना। यदि उस पिशाच को नहीं रोका गया तो वो हम सबको एक एक करके मौत के घाट उतार देगा। अब समझ नहीं आ रहा है कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। अरे इसमें सोचना क्या है? तुम सारे लोग महाराज रुद्र प्रताप सिंह के पास जाओ और जल्द से जल्द उन्हें इस समस्या से अवगत कराओ, क्योंकि हम अकेले उसका सामना नहीं कर सकते। हाँ माँ जी, आप ठीक कहती हो। हमें आज ही महल जाना चाहिए और महाराज को सारी बात बताना चाहिए। अब गांव के कुछ लोग उसी समय महल की ओर निकलते हैं अपनी समस्या को लेकर। प्रणाम महाराज। प्रणाम युवक, आप सब लोग यहाँ, क्या बात है? महाराज, हमारे गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है जो लोगों को रहस्यमयी तरीके से मार रही है। महाराज, हमें इससे बचा लीजिए। अरे ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है तुम्हारे गांव पर जो तुम इतना घबराए हुए हो? थोड़ा सांस लो और आराम से बताओ क्या बात है। महाराज, हमारे गांव के जंगल में एक खूनी पिशाच है जो जंगल में जाने वाले लोगों और साथ ही साथ उनमें रहने वाले जंगली जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। अब तक उसने गांव के 4 लोगों को मार दिया है। गांव के चारों ओर उसका ही खौफ है। लोग डरे हुए हैं। महाराज, कुछ कीजिए। यदि उसे नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या एक खूनी पिशाच? हाँ महाराज, हम तो पहले से ही ठंड की मार झेल रहे हैं। अधिक ठंड होने के कारण हमें जंगल से अधिक लकड़ियां लाना पड़ रही है जिससे हम जीवित रह सके, पर उस खूनी पिशाच के डर से कोई भी जंगल के अंदर नहीं जा रहा है। कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो हम उस जानवर के हमला करने से पहले ही ठंड से अकड़कर मर जाएंगे। ठीक है, आप लोग इतना चिंतित मत हो, हम कुछ करते हैं। वे सारे लोग वहां से चले जाते हैं। यदि सच में कोई खूनी पिशाच है तो महाराज, हमें प्रजा को जंगल जाने से रोकना होगा।
एक फरमान जारी करके और इस ठंड से बचने के लिए उन्हें राज्य महल से लकड़ियां उपलब्ध करानी होगी ताकि वो उस पिशाच और इस कड़कती ठंड से बच सके। ये लकड़ियां उनके लिए नहीं, राजा के लिए है। वो मर रहे हैं, उन्हें मरने दो। तुम इतना चिंतित मत हो मंत्री, केवल ध्यान दो जंगल के रास्ते से हो रहा पड़ोसी राज्य से व्यापार बंद ना हो। और वैसे भी जब तक राज्यवासी जंगल नहीं जाएंगे और नहीं मरेंगे तो हम कैसे उस खूनी पिशाच को पकड़ेंगे? हाँ, कौन जानता होगा वो जंगल में कहाँ है। महाराज की बात सुनकर मंत्री चुप हो जाता है। सेठ और उसके अंगरक्षकों की कटी फटी लाशें जंगल के किनारे मिली थी। उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। महाराज और वहां खड़े लोग लाशों को देखकर अचंभित हो जाते हैं। महाराज, ये लाशें हमें जंगल के आखिरी छोर पर मिली। लगता है इन्हें किसी खतरनाक जानवर ने मारा है। महाराज, ये कोई साधारण पिशाच नहीं लगता। इनके मृतक शरीर बता रहे हैं ये रक्त पिशाच है जो लोगों को मारकर उनका खून पी रहा है। हमें जंगल का रास्ता तुरंत बंद करना होगा। रास्ता बंद कर देंगे तो अनाज कैसे आएगा? प्रजा मर रही है, मरने दो, पर व्यापार नहीं रुकना चाहिए। पर हमारे दिमाग में एक बात नहीं घुस रही है मंत्री जी, ये खूनी पिशाच हमारे राज्य में आया कहां से? इससे पहले तो हमारे राज्य में कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटी, पर अब क्यों? पिताश्री, मुझे लगता है इस खूनी दरिंदे पिशाच को बुलाया गया है किसी के द्वारा, क्योंकि अचानक लोगों का रहस्यमय तरीके से गायब होना और फिर पिशाच का दिखना और अब ये मृतक शरीर, ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। अवश्य इस सब के पीछे कोई है। हाँ युवराज, आप ठीक कहते हैं। हमें भी ऐसा ही कुछ आभास होता है, पर अब हम कैसे पता करें इस सब के पीछे कौन है और कैसे अपने राज्यवासियों की जान बचाएं, क्योंकि इस सब के पीछे जो भी है उसको इतनी सरलता पूर्वक नहीं पकड़ा जा सकता। अरे पिताश्री, आप इतना चिंतित ना हो। ये कार्य आप हम पर छोड़ दीजिए। हम पता लगाएंगे कि इस सब के पीछे कौन है और वो हमारे राज्यवासियों को क्यों मारना चाहता है। ठीक है युवराज। सैनिकों, आसपास छिप जाओ और नजर रखो कि कौन व्यक्ति है जो इस डर के माहौल में भी इस जंगल में आ जा रहा है। हो ना हो जो भी है, इस सब के पीछे वो जंगल में अवश्य आएगा। जाओ, छिप जाओ और नजर बनाए रखो। ठीक है राजकुमार, जैसी आपकी आज्ञा। अब सैनिक और राजकुमार अलग अलग स्थान पर छिप जाते हैं और उसके आने का इंतजार करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद एक बूढ़ी औरत उन्हें जंगल की ओर आते हुए दिखाई देती है। अरे ये क्या? ये बूढ़ी अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं इस सब के पीछे इनका हाथ है? नहीं, ये कैसे हो सकती हैं? ये तो एक बूढ़ी है। अब राजकुमार उस बूढ़ी औरत का पीछा करने लगता है। चलते चलते अचानक वो बूढ़ी औरत कहीं गायब हो जाती है। ये देख राजकुमार हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, वो बूढ़ी अम्मा कहाँ गायब हो गई अचानक? अभी तो मेरे सामने थी। हो ना हो इस सब के पीछे यही रहस्यमयी बूढ़ी औरत है। इतने में वहाँ वे सैनिक आ जाते हैं। राजकुमार, राजकुमार, वो वहाँ एक बूढ़ी औरत है जो एक अदृश्य शक्ति में लिपटी हुई आत्मा से बात कर रही है। क्या? बूढ़ी औरत? पर वो तो अभी यहाँ से। ठीक है, जल्दी चलो। अब वे सारे लोग वहाँ से सीधा उस स्थान पर जाते हैं। बेटा, तू शांत हो जा और यहाँ से चला जा। नहीं माँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं राज्यवासियों को इंसाफ न दिला दूं। अरे ये क्या? ये तो वो पिशाच नहीं लगता है। तो फिर ये क्या है? राजकुमार, मुझे लगता है ये कोई काली शक्ति है, उस खूनी पिशाच को बुलाने का माध्यम। आप कहें तो हम अभी इस बुढ़िया को मारकर इसके खेल को यहीं खत्म कर देते हैं। नहीं, रुक जाओ। उस बूढ़ी औरत की बातों पर ध्यान दो। सुनो,
वो उस अदृश्य शक्ति से ऐसे बात कर रही है जैसे वो उसका बेटा हो या उसके बेटे की आत्मा। अभी उस पर हमला करना उचित नहीं होगा। तुम लोग इस पर नजर बनाए रखो और इसका पीछा करो और देखो ये गांव में कहाँ रहती है। हो ना हो अवश्य इसका कोई ना कोई संबंध है उस पिशाच से। ठीक है राजकुमार। देखते ही देखते अचानक वो अदृश्य शक्ति और वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। अरे अरे ये क्या? राजकुमार राजकुमार, वे अदृश्य शक्ति, वे बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। हाँ, मुझे लगता है वो कोई आम बुढ़िया नहीं थी, वो एक मायावी बुढ़िया थी। हम सब ने उसका चेहरा देख लिया है। चलो अब हो ना हो वो अवश्य इसी गांव में ही कहीं रहती होगी। रात होते ही ठंड बढ़ने लगती है। ठंड के कारण चिंटू की हालत बिगड़ती जा रही थी। महेश जानता था कि अगर अब लकड़ी नहीं आई तो रात में ठंड चिंटू को मार डालेगी। पिशाच के डर से बड़ा डर अपनी औलाद को खोने का था। तो डरना मत चिंटू बेटा मेरे लाल, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने। अभी मैं तेरे लिए लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, फिर हम आग जलाएंगे और इस ठंड को दूर भगा देंगे। मैं अभी गया और बस अभी आया। जंगल के किनारे से सूखी लकड़ी ले आऊंगा। दादा मत जाओ, वो खूनी जानवर पिशाच आ जाएगा। अरे बेटा, मेरा खून तो पहले से ही पानी जैसा पतला है, उस पिशाच को पसंद नहीं आएगा। मैं जल्दी आऊंगा। और हाँ, तुम दरवाजा बंद रखना, कोई भी आए खोलना नहीं। मैं गया और बस आया। हाँ। महेश बाहर निकला। कोहरा इतना घना था कि उसे अपने पैर भी नहीं दिख रहे थे। वो कांपते हाथों से कुल्हाड़ी थामे जंगल की ओर बढ़ा। हर सरसराहट पर उसका दिल हलक में आ रहा था। हे भगवान, ये क्या? मुझे तो यहाँ कोई ऐसा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है जिसे मैं जल्दी से काट कर ले जाऊं। कहीं ऐसा ना हो वो दरिंदा जानवर पिशाच आ जाए। तभी महेश को एक छोटा पेड़ दिखाई देता है जिसे वो काट सके, पर जंगल में मौत जैसी शांति थी। महेश जल्दी जल्दी लकड़ियां काट रहा था और उसकी सांसें भाप बनकर उड़ रही थी। तभी अचानक एक हाथ ने महेश का कंधा पकड़ा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना, मेरा खून मत पीना। महेश ने पलटकर देखा, सामने राजकुमार योग प्रताप खड़े थे। राजकुमार, आप यहाँ? भाग जाइए हुजूर, मुझे लगता है वो शैतान यहीं कहीं आसपास है, क्योंकि अभी आते समय मैंने रास्ते में बहुत भयानक आवाजें सुनी और मुझे लगता है वो उसी की आवाजें थी। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ लकड़ियां लेने आया हूँ सरकार, क्योंकि मेरा पोता ठंड से मर रहा है सरकार। यदि आग नहीं जलाएगी तो ये ठंड उसकी जान ले लेगी। आप गलत वक्त पर आए हैं बाबा। कोहरा बढ़ रहा है और वो खूनी पिशाच कहीं से भी आप पर हमला कर सकता है। आप यहाँ से चले जाइए। राजकुमार बूढ़े महेश से बात कर ही रहा होता है, तभी कोहरे में से उसे वही बूढ़ी औरत आते हुए दिखाई देती है। कोहरा अचानक और घना हो गया, तापमान एकदम से गिर गया। अरे ये क्या? ये तो वही बूढ़ी औरत है। इससे पहले ये दोबारा गायब हो जाए, मैं इसको पकड़ लेता हूँ। राजकुमार दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। अरे राजकुमार, आप यहाँ इतनी रात गए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से चले जाइए। क्या आप नहीं जानते हैं इस जंगल में एक खूनी पिशाच है जो लोगों पर हमला कर रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ बुढ़िया, और मैं ये भी जानता हूँ उस पिशाच को तूने ही बुलाया है। अब सीधी तरह बता दे, तेरा क्या संबंध है उस पिशाच से और तूने उसे यहाँ क्यों बुलाया? नहीं तो अभी मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। क्या? तू मेरा कुछ नहीं कर सकता राजकुमार। मैंने उसे क्यों बुलाया ये जानने से पहले ही तू इस संसार से हमेशा के लिए चला जाएगा। तभी कोहरा बढ़ने लगा और अचानक वो खूनी पिशाच वहां आ गया। ताजा और गर्म खून।
अरे ये क्या, ये तो राजकुमार भागिए वहाँ से, इससे पहले ये जानवर आप पर हमला कर दे। सैनिक जैसे ही ये कहता है, अचानक वो पिशाच उसे पकड़ लेता है। बचाओ 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 राजकुमार। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये देख राजकुमार हैरान हो जाता है, पर वहीं कोने में छिपा बूढ़ा महेश ये सब देख रहा होता है। अरे ये क्या, ये खूनी पिशाच तो बहुत डरावना और खतरनाक है। यदि इसे नहीं रोका गया तो ये राजकुमार को मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। तू क्या राजकुमार, मुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती जब तक कि इस राज्य के राजा का अंत नहीं हो जाता। पर उससे पहले तू मरेगा। उसके बाद इस राज्य का राजा मैं पूरे वंश को ही मिटा दूंगी। क्या, पर क्यों? ऐसा क्या किया है महाराज ने तुम्हारे साथ जो तुम उन्हें मारना चाहती हो? ये सुनते ही पिशाच जोर जोर चिल्लाने लगता है। माँ, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, अपना उद्देश्य याद रखो। मैं अभी इसे मार देता हूँ ताकि ये आपको उलझा ना सके अपनी बातों में। नहीं, रुक जाओ। यदि तुम्हारा उद्देश्य मुझे मारने से पूरा हो जाएगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे केवल इतना बता दो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और ये पिशाच कौन है? आखिर हमने ऐसा क्या किया है तुम्हारा जो तुम हमें मारना चाहती हो? इतने में वो बूढ़ा महेश अपने हाथ में आग लेकर आता है और उस खूनी पिशाच को आग लगा देता है। ये तूने क्या किया मूर्ख? अब तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। वो पिशाच वहीं जलकर राख हो जाता है। ये क्या किया तूने मूर्ख? वो मेरा बेटा था जिसे तूने जला दिया। क्या बेटा? पर वो कैसे? वो तो एक पिशाच था। वो तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? वो मेरा बेटा था जो पिछली साल इसी कड़कती ठंडी में ठिठुरते हुए मर गया था, इस राजा रुद्र प्रताप सिंह के कारण। यदि वो अपने महल से निकलकर इस ठंड से लड़ रहे मजबूर और गरीब लोगों की मदद करता तो ना जाने कितने मासूमों की जान बच जाती और वो इस समाज में जीवित होते। पर उसने ऐसा नहीं किया। इस कारण मैंने अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से अपने मृत बेटे को एक पिशाच के रूप में परिवर्तित कर लिया। राजा और उसके परिवार को सबक सिखाने का निर्णय लिया। हाँ राजकुमार, शांति देवी ठीक कह रही हैं। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम इस ठंड का सामना कर सकें, और महाराज ने भी कभी अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं दिया कि वो इस ठंडी में कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। जो भी महाराज के पास जाता था उसे महल से भगा दिया जाता था। क्या पिताजी ने ऐसा किया? इतने में कोहरा बढ़ने लगता है और अचानक वो पिशाच वहां आ जाता है। तुझे क्या लगा बूढ़े, तू मुझे आग से जलाकर मार देगा? मुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मार सकती जब तक कि मैं अपनी मौत का बदला उस राजा रुद्र प्रताप सिंह से नहीं ले लेता। तभी अचानक वो पिशाच महेश को पकड़ लेता है। हाँ हाँ, बचाओ बचाओ। इतने में महाराज रुद्र प्रताप सिंह अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ वहां आ जाते हैं। रुक जाओ दुष्ट और खूनी पिशाच, उसे छोड़ दो। पिशाच बूढ़े महेश को छोड़ देता है और महाराज की ओर देखता है। मुझे तेरा ही इंतजार था राजा रुद्र प्रताप। आज तेरी मृत्यु ही इस राज्य को एक नया उजाला दे सकती है
और मुझे मुक्ति। यदि तू जीवित रहा तो इस राज्य का हर एक वासी तेरे होते हुए एक एक करके इस ठंड के कारण मर जाएगा। नहीं नहीं, रुक जाओ, महाराज को मत मारना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज के बाद कोई भी राज्यवासी ठंड के कारण नहीं मरेगा। हम सब विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे। मेरी बात समझने का प्रयास करो। वो पिशाच राजकुमार की बात नहीं सुनता है और महाराज को पकड़ लेता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। क्या तुझे छोड़ दूं? ये ले, छोड़ दिया। पिताश्री! महाराज की वहीं मृत्यु हो जाती है और वो पिशाच एक प्रकाश के साथ वहां से गायब हो जाता है और अचानक वो बूढ़ी औरत भी वहीं गिर जाती है और मर जाती है। अरे बूढ़ी माँ, उठिए उठिए, क्या हुआ आपको? तभी वहां एक आवाज गूंजती है, जब इस राज्य में राजा के द्वारा अन्याय होगा तब ऐसा ही एक पिशाच जन्म लेगा और उस राजा का अंत करेगा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।